Hello students. In previous video we studied about the life of tribal peoples, how they live, and also that what effect on the tribals ऑफ कॉलोनियल रूल कि ट्राइबल्स पे कॉलोनियल रूल का क्या इफेक्ट पड़ा था। उसी पॉइंट को हम आगे बढ़ाएंगे कि हमने उस पॉइंट में देखा था कि जो कॉलोनियल रूल था उसकी वजह से ट्राइबल जो चीफ थे उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा था, उसी के साथ शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था। अब देखेंगे कि कॉलोनियल रूल का फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट, उन्होंने जो फॉरेस्ट लॉ बनाए थे, कानून बनाए थे, उन पे क्या इफेक्ट पड़ा था। द लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स एज यू हैव सीन was directly connected to the forest. So changes in the forest law had a considerably effect on tribal lives. The British extended their control over all forests and declared that forests were state property. ब्रिटिशर्स ने क्या किया, फॉरेस्ट को स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। सम फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज अ रिजर्व फॉरेस्ट फॉर दे प्रोड्यूस टिम्बर विच द ब्रिटिश वांटेड। कुछ एरिया को उन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में डिक्लेयर कर दिया जहाँ पर अच्छा टिम्बर मिलता था, मतलब जो लकड़ियाँ अच्छी होती थी जिनको वो यूज़ करते थे। इफ दीज फॉरेस्ट पीपल वर नॉट इन दीज फॉरेस्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली, प्रैक्टिस जूम कल्टिवेशन, कलेक्ट फ्रूट्स और हंट ट्राइबल्स। इन जो रिजर्व फॉरेस्ट उन्होंने डिक्लेयर किया था, यहाँ पर जूम कल्टीवेशन करना, फ्रीली मूवमेंट करना, हंटिंग करना, गैदरिंग करना, मतलब प्रोड्यूस इकट्ठा करना, इन सब के लिए उनको मना कर दिया गया। मैनी वर देयर फॉर फोर्स टू मूव टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क एंड लिवलीहुड। अब जब उनको वहाँ से निकाल दिया गया, रिजर्व फॉरेस्ट का एरिया डिक्लेयर कर दिया, तो वहाँ से उन ट्राइबल पीपल्स को कल्टीवेशन करने के लिए मना कर दिया, वहाँ हंटिंग करने के लिए मना कर दिया। तो जो लोग वहाँ रह रहे थे उस एरिया में, उनको वहाँ से जाना पड़ा। अब वो जहाँ वहाँ से जाना पड़ा तो काम की तलाश में, अपने जीवन यापन की तलाश में वो वहाँ से जाने लगे। बट वंस द ब्रिटिश स्टॉप द ट्राइबल पीपल फ्रॉम लिव्ड इनसाइड फॉरेस्ट, दे फेस्ड अ प्रॉब्लम। अब जब उन्होंने देखा, क्योंकि उन्होंने शहरों पे, ब्रिटिशर्स ने एक तरीके से कह सकते हैं बहुत चालाक पर्सन थे वो लोग, उन्होंने शहरों पे कब्जा किया, शहरों के बाद गाँवों पे कब्जा किया, गाँवों के बाद उन्होंने जंगलों में भी अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। पर जब उन्होंने इस तरह का कानून बनाया कि उन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया, स्टेट प्रॉपर्टी बना दी, तो उस रिजर्व फॉरेस्ट से जब उन्होंने ट्राइबल पीपल्स को निकाल दिया तो अब उनके सामने एक प्रॉब्लम आ गई कि अब वो लेबर्स कहाँ से लेके आए, क्योंकि उनको ट्राइबल्स के रूप में एक अच्छे लेबर, सस्ते लेबर मिल जाते थे। तो दे फेस्ड अ प्रॉब्लम, फ्रॉम वेयर वुड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट इट्स लेबर टू कट ट्रीज फॉर रेलवे स्लीपर्स एंड द ट्रांसपोर्ट लॉग्स। अब उनके सामने क्या प्रॉब्लम आ गई कि वो लेबर्स कहाँ से लाए, ट्रीज काटने के लिए, स्लीपर्स बनाने के लिए, जो और ट्रांसपोर्ट लॉग्स बनाने के लिए। कॉलोनियल ऑफिशियल्स केम अप विद द सोल्यूशन। अब उन्होंने, ऑफिशियल्स ने, ब्रिटिशर्स ने क्या सोल्यूशन निकाला। दे डिसाइडेड दैट दे वुड गिव Zoom cultivators small patches of land in the forest and allow them to cultivate these on the condition that those who lived in the villages would have to provide labor to the forest department and look after the forest. अब उन्होंने उनको जूम कल्टीवेटर्स को क्या कहा कि आप कल्टीवेशन कर सकते हो, स्मॉल लैंड भी उनको दे दी। कहाँ? रिजर्व एरियाज़ के पास में। अब उस रिजर्व एरिया के पास में उनको लैंड देने के साथ में उनके साथ कंडीशन क्या रख दी कि जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेबर की ज़रूरत होगी तब आप अपनी वहाँ पर मजदूरी करोगे, साथ ही फॉरेस्ट का ध्यान भी आप रखोगे। तो इसके रूप में उनको क्या मिल गई, सस्ती लेबर भी मिल गई, उनका काम भी हो गया, और वो जो ट्राइबल पीपल्स थे वो तो बहुत भोले भाले थे, तो उन्होंने सोचा वाह मज़ा आ गया यार, हमको काम करने की जगह भी मिल गई। So in many regions, the forest department established forest villages to ensure a regular supply of cheap labor. इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या किया, ब्रिटिशर्स के फॉरेस्ट विलेजेस इस्टेब्लिश कर दी। फॉरेस्ट विलेजेस का मतलब कि जहाँ पर लोगों को जूम कल्टीवेशन करने की परमिशन मिल दी, तो वहीं पर जो वो लोग रहने लगे, तो वो फॉरेस्ट विलेजेस के रूप में जाने लगे। मैनी ट्राइबल ग्रुप रिएक्ट अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट रूल, लेकिन फिर भी कई ग्रुप्स ने इसका विरोध किया। डिसऑबे न्यू रूल, उन्होंने नए कानून को डिसऑबे करना शुरू कर दिया। कंटिन्यूड विद द प्रैक्टिस दैट वर डिक्लेयर्ड इलीगल,
वो सब काम करने लगे जो ब्रिटिशर्स ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया, तो वो सब काम वो करने लगे। एंड एट टाइम्स रोज द ओपन रिबेलियन, और इसी टाइम विद्रोह शुरू हो गया। सच वॉज द रिवॉल्ट ऑफ सोनगामा in 1906 in Assam and the forest satyagraha of the 1930s in the central provinces. The problem with the trade, अब हमने देखा कि चीफ्स को प्रॉब्लम होने लगी, ट्राइबल्स के, जूम कल्टीवेटर्स को प्रॉब्लम होने लगी, इसके साथ ही कल्टीवेटर्स के साथ में फॉरेस्ट में रहने वाले सभी ट्राइबल ग्रुप्स को प्रॉब्लम होने लगी। अब उनको प्रॉब्लम और किससे होने लगी? ट्रेड के साथ में। अब देखिए इस ट्रेड में क्या हो गया कि मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स जो थे वो ज़्यादातर वहाँ पर आने लगे, ट्राइबल ग्रुप्स के पास में आने लगे। शुरुआत में भोले भाले ट्राइबल्स ये समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है इनका बार बार आने का। लेकिन धीरे धीरे उनको बाद में पता चला कि ये ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स उनको पैसा भी दे रहे थे, लोन्स भी दे रहे थे, और फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी उनसे परचेज कर रहे थे, और उनको काम भी दे रहे थे, वेजेस भी दे रहे थे। During the 19th century, tribal groups found that the traders and money lenders were coming into the forests more often, wanting to buy forest produce, offering cash loans, and asking them to work for wages. In 18th century, Indian silk was, अब ऐसा क्यों हो रहा था, तो इसको एक एग्जाम्पल से देखेंगे कि सिल्क प्रोड्यूसर जो थे, जो in 18th century, Indian silk was in demand in European market. The fine quality of Indian silk was highly valued and export from the India increased rapidly. As the market expanded, East India Company officials tried to encourage silk production to meet the growing demand. वो क्या चाहते थे ब्रिटिशर्स? सिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो इसके लिए वो हजारीबाग इन प्रेजेंट डे झारखंड वॉज एन एरिया वेयर द संथाल रेयर्ड कोकून्स, सिल्क बनाने के लिए कोकून्स को वो पालते थे। द ट्रेडर्स डीलिंग इन द सिल्क सेंट इन देयर एजेंट्स हु गेव लोन्स टू द ट्राइबल पीपल एंड कलेक्टेड द कोकून्स। जो मनी लेंडर्स उनको लोन देते थे वो उनके एजेंट्स वहाँ जाते थे, कोकून जो प्रोड्यूस रेयर करते थे उन ट्राइबल पीपल्स के पास वो जाते थे उनके एजेंट्स, और वहाँ से उन कोकून कलेक्ट करते थे। द ग्रोअर्स वर पेड ₹3 to ₹4 फॉर 1,000 कोकून्स। 1,000 कोकून्स को 3 से 4 रुपये ही दिए जाते थे। यहाँ हम देखेंगे किस तरह से ट्रेडर्स उनको लूटते थे, मनी लेंडर्स उनको लूटते थे। मतलब जहाँ वो 3 से 4 रुपये दे रहे हैं और उसी चीज़ को वो एक्सपोर्ट करने पर 5 गुना ज़्यादा कीमत पे वो उसको बेचते थे। तो मेहनत उनकी, और पहले भी हमने जाना कि उनको लोन्स जो दिए जाते थे, हमने पढ़ा था कि लोन जो दिए जाते थे वो हाई इंटरेस्ट रेट पे दिए जाते थे, ताकि जिससे वो उनको चुका ही नहीं पाते थे और वो गरीब और गरीब होते जाते थे। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि ट्राइबल पीपल को लोन दिया जाता था और उनके जो कोकून थे उनको रेट क्या मिलती थी? 3 to 4 फॉर 1,000 कोकून। दीज वर देन एक्सपोर्टेड इज Bordans and Gaya is the place where they were sold at 5 times the price. The middlemen, और जो एजेंट होते थे या फिर यूँ कहें मनी लेंडर्स जो होते थे या ट्रेडर्स जो होते थे, मिडलमैन, सो कॉल्ड बिकॉज दे अरेंज डील्स बिटवीन द एक्सपोर्टर एंड द सिल्क ग्रोअर, क्योंकि वो एक्सपोर्टर जो माल बाहर भेजते थे उनके और सिल्क ग्रोअर के बीच में एजेंट का काम करते थे, इसलिए उनको मिडलमैन कहा जाता था। मेड ह्यूज प्रॉफिट, और उनको बहुत सारा प्रॉफिट होता था। द सिल्क ग्रोअर अर्न वेरी लिटिल, अंडरस्टैंडेबली मैनी ट्राइबल ग्रुप्स सॉ द मार्केट एंड द ट्रेडर्स एज दे मेन एनिमी, और धीरे धीरे ट्राइबल पीपल्स उनको क्या अपना दुश्मन समझने लगे। सर्च फॉर द वर्क, अब जब हमने उसमें देखा कि फॉरेस्ट लॉ बना दिया उन्होंने, रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया और वहाँ पर से लोगों को अपनी जगह छोड़कर जाना पड़ा, तो वो काम की तलाश में, इससे पहले भी हमने पढ़ा कि जब फॉरेस्ट में प्रोडक्शन कम हो जाता था, प्रोड्यूस कम हो जाता था, वो कुछ समय के लिए काम करने जाते थे। तो वो काम की तलाश में जब जाने लगे, द पिलेट ऑफ द ट्राइबल्स हु हैड टू गो फार अवे फ्रॉम देयर होम्स इन सर्च ऑफ वर्क वॉज इवन वर्स। जो लोग काम की तलाश में अपने घर को छोड़कर बाहर जाते थे उनकी दुर्दशा बहुत ही बुरी थी। वहाँ रह रहे थे उनकी स्थिति भी कोई अच्छी नहीं थी, लेकिन जो बाहर जाकर काम ढूंढ रहे थे उनकी स्थिति उनसे भी ज़्यादा बुरी थी। फ्रॉम द लेट 19th century टी प्लांटेशन स्टार्टेड कमिंग अप एंड द माइनिंग बिकम अ इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री। टी प्लांटेशन और माइनिंग का काम शुरू हो गया। ट्राइबल्स वर रिक्रूटेड इन लार्ज नंबर्स टू वर्क द टी प्लांटेशन ऑफ आसाम एंड द कोल माइंस ऑफ झारखंड।
ट्राइबल्स को वहाँ पर अपॉइंट किया जाने लगा, उनको वहाँ पर नौकरी दी जाने लगी। दे वर रिक्रूटेड थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर उनको रिक्रूट करता था, मतलब कह सकते हैं एजेंट वहाँ आते थे और उनको जो वहाँ पर काम की तलाश में जाते थे उनको काम के लिए हायर कर लेते थे। पर उनको क्या दी जाती थी, बहुत ही कम वेजेस दी जाती थी एंड प्रिवेंटेड दैम फ्रॉम रिटर्निंग होम। और इसके साथ ही जब कोई मज़दूर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था कि भाई मुझे इस कम मजदूरी में काम नहीं करना, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, तो भी वो उनको घर भी नहीं जाने देते थे। तो इस तरीके से सब तरफ से ट्राइबल्स का जो था, ट्राइबल जो है ऑप्रेसिव हो रहे थे या फिर दमन हो रहा था उनका, सब तरफ से उनको लूटा जा रहा था। तो ब्रिटिशर्स तो वैसे भी जब भी आए थे, जहाँ से भी इन्होंने बिजनेस, जब से भी बिजनेस शुरू किया, उसके बाद उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया, वह टोटल टाइम उन्होंने पीपल्स को सिर्फ लूटा, अपनी मतलब की चीज़ देखी, अपने प्रॉफिट की चीज़ देखी। तो यहाँ पर भी वो वही काम कर रहे थे। अब अ क्लोजर लुक through the 19th and 20th century, tribal groups in different part of the country rebelled against the changes in law. जो ट्राइबल पीपल थे उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन कर दिया। किसके खिलाफ? कि जो रेस्ट्रिक्शन उनकी प्रैक्टिस पे लगाए थे, नए टैक्सेस जो उन्होंने लगाए थे, ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स का जो एक्सप्लॉयटेशन था, उत्पीड़न था, उन सब के खिलाफ उन्होंने रिवॉल्ट शुरू कर दिया। द कॉल्स रिबेल्ड इन द 1831, उनमें से कुछ ये हैं, जैसे कोल्स का रिबेलेशन हुआ 31-32 में, संथाल्स रिवॉल्ट इन 1855, बस्तर रिबेलेशन इन सेंट्रल इंडिया ब्रोक आउट इन 1910 एंड द वर्ली रिवॉल्ट इन महाराष्ट्र 1940। और इसी में से बिरसा मूवमेंट भी था। बिरसा, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जिसने अपने आप को कहा था कि मैं गॉड के द्वारा अपॉइंटेड हूँ और आप लोगों की समस्याएं सुलझाने आया हूँ, जिसको लोग भगवान मानते थे, उसकी बात मानते थे, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना। उसी ने कुछ एक मूवमेंट शुरू किया था जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, बिरसा मुंडा। बिरसा वॉज बॉर्न इन द मिड 1870s. The son of poor father, he grew up around the forest and Bordaram, grazing sheep, playing the flute and dancing in the local akhada. Forced by poverty, his father had to move from place to place looking for work. उसके पिताजी को गरीबी के कारण जगह जगह काम की तलाश में जाना पड़ता था। As an adolescent, Birsa heard tales of Munda's uprising of the past and saw the Sardars मतलब सरदार, leaders of the community urging the people to revolt. अपनी अपराइजिंग के साथ ही अपने एडोलसेंट में, मतलब अपनी किशोरावस्था में ही उन्होंने कई बार सरदारों के मुंह से सुना था कि हमें इनके खिलाफ रिवॉल्ट करना चाहिए, अपनी स्थिति को वापस लाने के लिए, अपनी जो पुरानी स्थिति है उसको पाने के लिए हमें इनके खिलाफ रिवॉल्ट करना है। They talk of a golden age when the Mundas had been free of the oppression of Dikus and said there would be a time when a asserted right of the community would be restored. वो गोल्डन एज की बात करने लगे थे। वो चाहते थे कि उनका जो पैतृक राइट है, जो अधिकार है, वो उनको वापस से मिलना चाहिए। दे सर देमसेल्फ एज ए डिसेंडेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेटलर्स ऑफ द रीजन, वो खुद को वहाँ का ओरिजिनल सेटलर्स मानते थे। फाइटिंग फॉर देयर लैंड, रिमाइंडिंग पीपल ऑफ द नीड टू विन बैक देयर किंगडम, वो उस ज़मीन का अपने आप को मालिक मानते थे और वो चाहते थे कि वो ज़मीन उनको वापस से मिल जाए। बिरसा went to local missionary school and listened to the sermons of missionaries. वो लोकल मिशनरी स्कूल में भी गए, वहाँ पर उन्होंने मिशनरीज के उपदेश सुने जो कि उनको कह रहे थे कि इट वॉज पॉसिबल फॉर द मुंडास टू अटेंड द किंगडम ऑफ हेवन एंड रीगेन देयर लॉस्ट राइट्स। वो कह रहे थे कि आप अपना अधिकार वापस से प्राप्त कर सकते हो। दिस वुड बी पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल है इफ़ दे बिकम गुड क्रिश्चियन, अगर वो गुड क्रिश्चियंस बन जाते हैं और गिव अप देयर बैड प्रैक्टिस, और अपनी जो बुरी प्रथाएं हैं उनको छोड़ देते हैं, तो उनको उनका साम्राज्य वापस से मिल सकता है। लेटर बिरसा ऑल्सो स्पेंड सम टाइम इन द कंपनी ऑफ द प्रोमिनेंट वैष्णव प्रीचर्स, उन्होंने कुछ समय अपना वैष्णव प्रीचर्स मतलब जो वैष्णव उपदेश देने वाले थे उनके साथ भी बिताया था। ही वॉर द स्कैटर्ड सैक्रेड थ्रेड एंड बिगेन टू वैल्यू द इम्पॉर्टेंस ऑफ द प्योरिटी एंड प्रिटी। वैष्णव प्रीचर्स जो थे, उपदेशक जो थे, उन्होंने जनेऊ, जो जनेऊ पहनी जाती है, पवित्र धागा, उसको पहनने की बात कही थी। इसके साथ ही उन्होंने शुद्धता और दयालुता की बात भी कही थी। तो ये दो थॉट्स उनके दिमाग में आ गई थी कि हमें अगर अपना जो लैंड है वापस से चाहिए, अपना अधिकार वापस से चाहिए, तो हमें हमारी बैड हैबिट्स छोड़नी होगी।
इसके साथ ही हमें शुद्धता का और दयालुता का भाव रखना होगा। ये उनके दिमाग में सेट हो गया था। बिरसा वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड, वो उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस है। हिज मूवमेंट वॉज एम टू रिफॉर्मिंग ट्राइबल सोसाइटी, और उनके रिवॉल्ट का जो एम हो गया, मूवमेंट का जो एम हो गया, वो क्या हो गया, उनकी सोसाइटी को रिफॉर्म करने का, सुधार करने का। ही अर्ज द मुंडास टू गिव अप ड्रिंकिंग लीकर, उन्होंने अपने जो समुदाय के लोग थे, मुंडास जो थे, उनको कहा कि आप पीना, ड्रिंकिंग लीकर छोड़ दें। क्लीन देयर विलेजेस, विलेजेस को साफ रखें। स्टॉप बिलीविंग इन विच क्राफ्ट एंड स्कॉर्सरी, विचक्राफ्ट मतलब डायन प्रथा और जादू टोने में से विश्वास नहीं रखें। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट द बिरसा ऑल्सो टर्न अगेंस्ट द मिशनरीज एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स। ये भी देखने वाली बात है कि मिशनरीज और लैंडलॉर्ड्स, हिंदू लैंडलॉर्ड्स जो थे, उनके खिलाफ भी हो गए थे, क्योंकि ही सॉ देम एज अ आउटसाइड फोर्स दैट वर रूइनिंग द मुंडाज वे ऑफ लाइफ, क्योंकि वो उनको इस दिशा में देखने भी लगे थे कि यही वो लोग हैं जिन्होंने उनको अपनी जो ओरिजिनल लाइफ है वहाँ से वो उनको हटा रहे थे। इन 1895 बिरसा अर्ज हिज फॉलोअर्स टू रिकवर देयर ग्लोरीज पास्ट। ही टॉक्ड ऑफ द गोल्डन एज इन द पास्ट, असतयुग। वो उनको गोल्डन एज के बारे में बताने लगे, जो कि सतयुग था। व्हेन द मुंडाज लिव्ड अ गुड लाइफ, जब मुंडाज गुड लाइफ जीते थे। कंस्ट्रक्टेड एम्बार्कमेंट्स, टैप नेचुरल स्प्रिंग, प्लांटेड ट्रीज एंड ऑर्कार्ड्स। वो तब की बात करें जब लोग अपने एरिया में अच्छे से रहते थे, अपने हिसाब से जीते थे, झरनों को अपने हिसाब से सेट करके अपने जीवन को जीते थे, ट्रीज प्लांट करते थे, ऑर्कार्ड्स बनाते थे, कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते थे और अपनी ज़िंदगी जीते थे। वो उन चीज़ों के बारे में बताने लगे थे उनको। एंड दे डिड नॉट किल देयर ब्रिदन एंड रिलेटिव्स, वो चाहते थे कि वो अपने समुदाय के लोगों को या फिर अपने रिलेटिव्स को नहीं मारे। दे लिव्ड ऑनेस्टली, और वो ऑनेस्टली जिए। बिरसा ऑल्सो वांटेड पीपल वंस अगेन वर्क ऑन देयर लैंड, वो चाहते थे कि लोग अपने लैंड पे फिर से काम करने लगे। सेटल डाउन एंड कल्टिवेट देयर फील्ड्स। What worried British official most was the political aim of the Birsa movement. For it wanted to drive out missionaries, moneylenders, Hindu landlords, and the government, and set up the Munda Raj with the Birsa at its head. ऑफिशियल्स जो थे, ब्रिटिश ऑफिशियल, वो इससे थोड़े से डर गए थे, क्योंकि उनका जो पॉलिटिकल एम जो था वो मिशनरीज़ को, मनी लैंडर्स को, हिंदू लैंडलॉर्ड्स को, इन सबको हटाने का था और साथ ही मुंडा राज स्टैब्लिश करने का था। The land policies of the British were destroying their traditional land system. Hindu landlords and money lenders were taking over their land, and missionaries were criticizing their ट्रेडिशनल कल्चर। उनका जो विरोध का कारण था कि वो ये था कि उनकी जो लैंड पॉलिसीज़ थी जिस ब्रिटिशर्स की, उन्होंने उनकी ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम को ख़त्म कर दिया था। हिंदू लैंडलॉर्ड जो थे या फिर मनी लैंडर्स जो थे, उनसे उनकी लैंड ले ली थी। मिशनरीज जो है उनके ट्रेडिशनल कल्चर को क्रिटिसाइज़ करते थे। ये सारी चीज़ें उनके कह सकते हैं कि उनकी विरोध का कारण था या उनकी परेशानी का कारण था। एज द मूवमेंट स्प्रेड द ब्रिटिश ऑफिशियल डिसाइड टू एक्ट, जैसे जैसे मूवमेंट फैलने लगा ब्रिटिशर्स उसके खिलाफ होने लगे। दे अरेस्टेड बिरसा इन 1895, उन्होंने 1895 में बिरसा को अरेस्ट कर लिया और दंगे फैलाने के जुर्म में उनको 2 साल की सज़ा दे दी। When Birsa was released in 1897, he began touring the villages to gather support. वो फिर से सपोर्ट की तलाश में गांव-गांव घूमने लगे। He used traditional symbols and language to rouse the people. और उन्होंने ट्रेडिशनल लैंग्वेज का और सिंबल्स का यूज़ किया लोगों को उकसाने के लिए। अर्जिंग दैम टू डिस्ट्रॉय रावण, दिकूज एंड द यूरोपियंस, और उन्होंने उनसे कहा कि हमें रावण कौन थे यहाँ पे, दिकूज आउटसाइडर्स, और यूरोपियंस जो थे वो दिकूज कहलाते थे, उन सबको हमें ख़त्म करना है। एंड द इस्टेब्लिश अ किंगडम अंडर हिज लीडरशिप। बिरसा फॉलोअर्स बिगेन टारगेटिंग द सिंबल्स ऑफ दिकूज। अब जब लोग इकट्ठे हुए, लोग जागरूक हुए, ट्राइबल्स पीपल, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स के, यूरोपियन पावर के जो सिंबल्स थे उन पे अटैक करना शुरू किया। पुलिस स्टेशंस पे, चर्चेस पे, उनकी मनी लेंडर्स की प्रॉपर्टीज़ पे, जमींदारों की प्रॉपर्टीज़ पे, और दे रेज द वाइट फ्लैग एज ए सिंबल ऑफ बिरसा राज, और वाइट फ्लैग उन्होंने सिंबल के रूप में यूज़ किया था। इन 1900 बिरसा डाइड एट कॉलेरा एंड द मूवमेंट फेड आउट। बिरसा की जो मृत्यु हो गई कॉलेरा से, हेज़ा से, उनकी मृत्यु हो गई
और उसी के साथ ये मूवमेंट भी ठंडा हो गया। लेकिन इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स सामने देखने को आए कि द मूवमेंट वॉज सिग्निफिकेंट इन एट लीस्ट 2 वेज। 2 चीज़ें इसकी इंपॉर्टेंट थी, वो ये थी कि इट फोर्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस लॉज सो दैट द लैंड ऑफ द ट्राइबल्स कुड नॉट बी इजीली टेकन ओवर द दीकूज। उन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट को ये फोर्स किया, ये कहा कि वो इस टाइप के लॉज इंट्रोड्यूस करें जिससे कि उन ट्राइबल पीपल की जो लैंड है वो इजीली दीकूज, आउटसाइडर्स, दीकूज यहाँ पर भी है, आउटसाइडर मनी लैंडर्स, ब्रिटिशर्स, जो प्लांटर्स जो वहाँ थे, वो लोग उनकी लैंड को इजीली हथिया ना सकें। सेकेंड, इट शो once again that the tribal people had the capacity to protest against the injustice and the express their anger against colonial rule। एक और इसने ये भी बता दिया कि ट्राइबल पीपल्स इतने कैपेबल हैं कि वो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं और अपने तरीके से अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो हमने ये देखा कि ब्रिटिशर्स जो थे किस तरीके से धीरे धीरे अपना साम्राज्य फैलाते जा रहे थे और उनकी नीतियाँ जो थी वो कितनी किस चालाकी से वो अपनी नीतियाँ बनाकर लोगों को परेशान कर रहे थे। तो ये पूरा चैप्टर हमने ट्राइबल्स के बारे में देखा। अगेन रीड दिस चैप्टर एंड डू द क्वेश्चन आंसर। ओके, थैंक यू।